हेलो फ्रेंड्स, a वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए के अंदर लॉ एंड एथिक्स का सेक्शन ए के अंदर जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो सब अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, राइट। और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर नहीं, ये आंसर इसलिए हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस आंसर, वो भी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वो इसलिए कि फाइनल में एमसीक्यू के साथ रीजन लिखना पड़ता है, तो ये आपको आगे जाकर भी एडवांटेज मिलेगा, राइट। तो ये लॉ एंड एथिक्स दिसंबर 2022 टर्म जो कि रिसेंटली जनवरी 23 में हुआ था, वो बहुत इजी क्वेश्चन आया था, बट यू कैन से वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। और जो अच्छे से पढ़ाई किया होगा उसका तो मतलब 100% 60+ मार्क आ जाएगा इन लॉ एंड एथिक्स, राइट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आया था। सो लेट्स रीड द सेक्शन ए क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन 1A, choose the correct answer from the given alternatives. First, a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of dash unsound mind या फिर साउंड माइंड या फिर फ्रेश माइंड या फिर कूल माइंड। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर पता है कि ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ऑकेजनली ऑफ साउंड माइंड देन मे मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, राइट। तो ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ऑकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, साउंड माइंड था लेकिन उसके बाद ऑकेजनली ऑन साउंड माइंड हो गया, देन इन दैट केस मे नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ ऑन साउंड माइंड, राइट। तो हियर द राइट आंसर विल बी साउंड माइंड। ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ ऑन साउंड माइंड, जो कि ऑन साउंड माइंड था बट ऑकेजनली ऑफ साउंड माइंड, जब साउंड माइंड को आ गया ऑकेजनली, देन ही कैन मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, राइट। तो राइट आंसर विल बी चॉइस नंबर बी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर है। क्या दिया गया है कि आपका जो भविष्य में जो गुड, जिससे कहते हैं इज द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर व्हाट, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर है। तो क्या होगा, सी स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, देन बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, देन मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या फिर रिसीविंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑर्डर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, राइट। सो फ्यूचर गुड, फ्यूचर गुड क्या है? इज द गुड टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 के अंदर है कि फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सच सेल ऑफ गुड्स इज पॉसिबल, राइट। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज द राइट आंसर। फ्यूचर गुड इज द गुड टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, राइट। तो वेरी इजी क्वेश्चन था ये। नाउ कम्स टू थर्ड क्वेश्चन। एनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में चेंज इट्स नेम बाय फॉलोइंग द प्रोसीडियर एज लेड डाउन इन व्हाट। कहाँ पर एलएलपी का जो नेम चेंज होता है, में चेंज इट्स नेम, जो नेम चेंज होता है वो कहाँ पर मेंशन किया गया है? क्या ये पार्टनरशिप एक्ट के अंदर है या फिर द रूल्स फॉर एलएलपी के अंदर है या फिर द फॉर्म नंबर 5 के अंदर है या फिर द एलएलपी एग्रीमेंट एक्ट के अंदर है? तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, वो जो नेम चेंज करेगा वो कहाँ पर होगा? तो ऑब्वियसली अगर एलएलपी एग्रीमेंट की बात हो रहा है
तो LLP सॉरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बात हो रहा है, मतलब ये आपका LLP के अंदर ही होना चाहिए। तो ये इसका आंसर होगा। रूल्स फॉर LLP ऑल्सो लुक्स लाइक द राइट आंसर, बट द राइट आंसर विल बी द LLP एग्रीमेंट, राइट द LLP एग्रीमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा द LLP एग्रीमेंट। द एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय ए फी एज मेंशन इन Annexure A. Remember, mention in Annexure A. The limited liability partnership may change its name by following the procedure as laid down in the limited liability partnership agreement. Right? तो ये limited liability partnership agreement के अंदर mention किया गया है how to change the name of the LLP. Right? Now comes to another important question. Every occupier shall ensure, so far as is reasonably practicable, the health, safety and welfare of all workers while they are। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हम लोगों को फैक्ट्री एक्ट के अंदर पता है कि अगर एवरी ऑक्यूपायर शाल एंश्योर सो फार एज इज रीजनेबली प्रैक्टिसेबल द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल वर्कर्स while they are at work in the factory। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था। while they are at work in the factory, in that case they can able to, right? तो इसका राइट आंसर होगा at work in the factory। Every occupier shall ensure so far as is reasonably practicable the health, safety and welfare of all workers while they are at work in the factory, right? Now comes to another important question, gratuity के बारे में। Gratuity is calculated on the basis of the continuous service rendered by the employee for every completed year of service, for every completed year of service or part in excess of how many months। ये हम लोग ग्रेचुइटी के अंदर पढ़े हैं, बोथ इन लॉ एंड एथिक्स एज वेल एज इन इनकम टैक्स, राइट? तो डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर ग्रेचुइटी है और लॉ एंड एथिक्स के अंदर ग्रेचुइटी है। तो 2 बार हम लोग ग्रेचुइटी के ऊपर अच्छे से पढ़े हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 6 मंथ, राइट? और इसका ग्रेचुइटी का फॉर्मूला क्या है ना? द फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन 15 दिन के हिसाब से, 15 दिन ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, राइट? सो द राइट आंसर विल बी चॉइस नंबर बी। ग्रेचुइटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंटिन्यूअस सर्विस rendered by the employee for every completed year of service or part in excess of 6 months. Next question. As per section 3 of the Company Act 2013, the one person company is, क्या होना चाहिए? स्मॉल कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर सेक्शन 8 कंपनी, राइट? तो हम लोगों को पता है कि 1% कंपनी जो होता है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, राइट? ए कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पज बाय, यू कैन से 7 or more persons, where the company to be formed is to be public company. 2 or more persons required, where the company to be formed is to be a private company, or one person company, where the company to be formed is to be a one person, that is to say a private company. One person company also called a private company by subscribing their names or his name to a memorandum and complying with the requirement of this act in respect of registration, right? So accordingly, one person company is a private limited company. One person company is a प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये सेक्शन 3 के अंदर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर है कि 1% कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है, राइट? वेरी इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायरस। द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायरस इज सिंपली कॉल्ड व्हाट? विद इन देयर पावर
या फिर बियॉन्ड देयर पावर, या फिर विद देयर पावर, या फिर विदाउट देयर पावर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? ये आपका क्या होना चाहिए? बियॉन्ड देयर पावर, बियॉन्ड देयर पावर, राइट। तो इसका आंसर होना चाहिए बियॉन्ड देयर पावर। और बियॉन्ड देयर पावर का मीनिंग क्या है? बियॉन्ड द स्कोप, बियॉन्ड द स्कोप और इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर और अथॉरिटी। बियॉन्ड द स्कोप, you can write that beyond the scope or in excess of legal power or you can say authority, right? So the meaning of the term ultra virus is simply called beyond their power. Very easy question था. Next, an application along with the fee is filed with the regional director for shifting of the registered office within the same state, within the same state. और इसका राइट आंसर होना चाहिए INC 23, INC 23। वो इसलिए कि रूल 28 के अंदर है, रूल 28 के अंदर है क्या ना, रूल 28 के अंदर ये है कि फॉर शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर INC 23, INC 23 with the fee is filed with the regional director for seeking confirmation for shifting the registered office within the same state from the jurisdiction of one registrar of company to the jurisdiction of another registered company, right? सेम स्टेट के अंदर अगर मतलब शिफ्ट हो रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस एक जुडिशन से लेकर अनदर जुडिशन तक, तो फिर वहाँ पर फॉर्म नंबर INC 23 एप्लीकेबल होता है, राइट। ये रूल 28 के अंदर है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, द रिम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर who are neither managing director nor whole time director shall not exceed -% of the net profit. So इसका राइट आंसर होना चाहिए, the choices are 1% of the net profit, 2% of the net profit, 3% of the net profit, or 5% of the net profit. So as you know that for director who are neither managing director or whole time director, in that case 1% of the net profit of the company if there is a managing director or whole time director, right? ये डायरेक्टर के अंदर है, डायरेक्टर हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए चॉइस नंबर A, that is 1% of the net profit, 1% of the net profit, right? The remuneration payable to directors who are neither managing director or whole time director shall not exceed 1% of the net profit. Now next, the 7 principles of public life. The 7 principles of public life were set out by Lord Nolan for the first time in the year, in which year? ये आपका एथिक्स के अंदर है और वेरी सिंपल है। ये एथिक्स का पहले स्टार्टिंग में है। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ के अंदर, 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ के अंदर स्टार्टिंग में है कि 1995 के अंदर, राइट। द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ वेयर सेट आउट बाय लॉर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1995। दिस प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ कहाँ पर अप्लाई होता है? टू एनीवन हु वर्क्स एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर। जो लोग पब्लिक ऑफिसर होल्डर होते हैं उन लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड टू पब्लिक ऑफिस आइदर लोकली या फिर नेशनली, राइट। दिस प्रिंसिपल्स अप्लाई टू सिविल सर्विस और यू कैन से local government, the police, the court, and any service, non-departmental public bodies, health, education, social care services, etc. These principles are also applied to other sector that delivers public service. जिन लोगों ने पब्लिक सर्विस
डिलीवर कर रहे हैं वहाँ पर एप्लीकेबल होता है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, राइट। सो इसका राइट आंसर होगा वो 1995। तो 10 मार्क तो इजीली हम लोगों को मिल गया विदाउट एनी टेंशन, और 10 to up to 10 मार्क कैन इजीली ऑब्टेन, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, राइट। सो नाउ कम्स टू मैच द पेयर, क्वेश्चन नंबर 1B, मैच द पेयर, राइट, कॉलम 1 विथ कॉलम 2। तो यहाँ पर देखो स्वीटी इक्विटी शेयर गिवन, मिस रिप्रेजेंटेशन गिवन, ड्यूटीज ऑफ ए डायरेक्टर गिवन, bills of exchange given and ethos given, right? So you can easily grab these 5 marks easily without any additional pressure। कैसे? देखो इक्विटी शेयर किसको दिया जाता है, हम लोगों को पता है एम्प्लॉय को, और किसी को एम्प्लॉय होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा, राइट पेयर होगा एम्प्लॉयज। तो स्वीट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय लोगों को दिया जाता है, राइट, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 के अंदर। देन मिस रिप्रेजेंटेशन, ये फिर कैसे होता है, ये हम लोग अच्छे से पढ़े हैं ये सेक्शन 18 के अंदर कि मिस रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है आपका, ऑन इंटेंशनली, राइट। तो इसका राइट आंसर होगा चॉइस नंबर सी, चॉइस नंबर सी, राइट। नाउ ड्यूटीज ऑफ ए डायरेक्टर, ड्यूटीज ऑफ ए डायरेक्टर क्या है, ड्यूटीज हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर के अंदर। तो ड्यूटीज ऑफ ए डायरेक्टर क्या है ना, ये तुम्हारा कंपनी के आर्टिकल के अंदर जो है अकॉर्डिंगली डायरेक्टर का ड्यूटीज होता है, वो डायरेक्टर वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ द कंपनी फॉलो करता है, राइट। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ए डायरेक्टर do their duties with diligence, integrity and due diligence, right? So इसका राइट आंसर होना चाहिए ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर का द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, चॉइस नंबर ई। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर का राइट आंसर इज चॉइस नंबर ई, द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। नाउ कम्स टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोगों को अच्छे से पता है, ये एक ऑन कंडीशनल ऑर्डर होता है, ऑन कंडीशनल ऑर्डर होता है, राइट। सेक्शन 5 के अंदर, सेक्शन 5 के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर अच्छे से एक्सपेंशन हुआ है इसका कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए ऑन कंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर टू पे सम ऑफ मनी टू द बियरर। तो इसका राइट आंसर होगा चॉइस नंबर ए, ऑन कंडीशनल ऑर्डर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिलेटिंग टू ऑन कंडीशनल ऑर्डर, राइट। नाउ कम्स टू इथोस, ये आपका एथिक्स का ये आपका एथिक्स का टॉपिक है और वेरी सिंपल, और इसका राइट आंसर होगा कैरेक्टर, इथोस मीन्स कैरेक्टर, राइट। तो इसका राइट पेयर होगा चॉइस नंबर बी, राइट। तो वेरी सिंपल, easily you can obtain 5 out of 5 marks. Now comes to question number 1C. State whether the following information are true or false. True or false. You may write only the Roman numeral and whether true or false without copying the statement into the answer book. Right. तो सिर्फ true और false लिख दोगे तो फिर मार्क मिल जाएगा, right. तो first, a convict cannot enter into a contract while he is undergoing imprisonment. Is it right or wrong? A convict cannot enter into a contract while he is undergoing imprisonment. Yes, this is true. This is true. तो ये हो जाएगा ट्रू। अगर एक कॉन्विक्ट एंटर अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट के अंदर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो ही नहीं पाएगा, राइट। तो ए कॉन्विक्ट कैनॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल ही इज अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट। ग्रेचुइटी के ऊपर क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज ग्रेचुइटी शैल बी पेएबल टू एन एम्प्लॉय ऑन हिज disablement due to disease after he has rendered
7 years ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस। डिजेबल सी, हम लोगों को पता है कि ग्रेचुइटी के लिए मिनिमम 5 years तक सर्विस करना चाहिए, लेकिन डिजेबलमेंट अगर होगा या फिर ड्यू टू डिजीज होगा तो वहाँ पर क्या है, तुम्हारा जो 5 years का टर्म वो नहीं देखा जाता, राइट। तो यहाँ पर गिवन दैट ग्रेचुइटी शैल बी पेएबल टू एन एम्प्लॉय ऑन हिज डिजेबलमेंट ड्यू टू डिजीज आफ्टर ही हैज रेंडर्ड 7 years ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, राइट। वो इसलिए द कंप्लीशन ऑफ continuous service of 5 years shall not be necessary where the termination of the employment of any employee is due to death, or you can say anything, death हो गया या फिर मतलब इंजरी हो गया। In that case, provided further that in the case of death of the employee, the gratuity payable to him shall be paid to his nominee को दिया जाएगा, और if no nomination has been made then to his heirs, legal heirs जो है उन लोगों को दिया जाएगा, या फिर and where any such nominees or heirs is a minor, in that case the share of such minor shall be deposited with the controlling authority। then अगर बोथ हायर्स या फिर नॉमिनी अगर बोथ माइनर है तो फिर क्या होगा, द शेयर ऑफ सच माइनर शैल बी डिपोजिटेड विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटी हु शैल इन्वेस्ट the same for the benefit of the such minor in such bank or other financial institution as may be prescribed until such minor attain majority, right। Explanation क्या है, for the purpose of this section disablement means such disablement as incapacitate an employee for work which he was capable of performing before the accident or disease resulting in such disease, डिजेबलमेंट, राइट। तो अकॉर्डिंगली ग्रेचुइटी जो है वो अगर डिजेबलमेंट हुआ ड्यू टू डिजीज देन वहाँ पर कोई कॉन्टिन्यूस सर्विस ऑफ 5 year देखा नहीं जाएगा, लेकिन इसमें यहाँ पर दिया है कि आफ्टर ही हैज रेंडर्ड 7 years ऑफ सर्विस, जो कि फॉल्स है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट ऑफर whole or part of their holding of shares to the public। Member of the company cannot offer whole or part of their holding of shares to the public। ये भी तुम्हारा फॉल्स ही होगा। वो इसलिए कि where हम लोगों को पता है कि कंपनी एक्ट के अंदर where certain members of a company अगर प्लान कर रहे हैं in consultation with the board of director to offer in accordance with the provisions of any law for the time being in force whole or part of their holding of shares to the public, they may do so, कर सकते हैं, they may do so in accordance with such procedure as may be procedure, right, कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका फॉल्स हो जाएगा। मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैनॉट ऑफर होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, फॉल्स हो जाएगा, राइट। ये हो सकता है। देन नेक्स्ट सेंटेंस नंबर आई भी, the e-voting shall remain open for not less than 3 days and shall close at 5 PM on the date preceding the date of general meeting। preceding the date of general meeting, ये जो है ये आपका ई वोटिंग के अंदर है, कंपनी एक्ट के अंदर ई वोटिंग के अंदर है। तो हम लोग वहाँ पर पढ़े हैं कि द टाइम ऑफ ई वोटिंग फैसिलिटी remote e-voting shall remain open for not less than 3 days and shall close at 5 PM on the date preceding the date of the general meeting, right। तो ये सेंटेंस पूरे के पूरे ट्रू है। तो ये ट्रू है, जिन्होंने इसको ट्रू किए हैं वो मार्क मिल जाएगा। तो ये सेंटेंस ट्रू है। द e-voting shall remain open for not less than 3 days and shall close at 5 PM on the date preceding the date of general meeting, right। Now next, high ethical performance also protect the individuals who work in business। high ethical performance जो है also protect कर रहा है the individuals who work in the business। yes, this sentence also true। ये आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स के अंदर है।
इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स के अंदर है। क्या क्या इम्पोर्टेंस है? पब्लिक एक्सपेक्ट बिजनेस टू एग्जिबिट हाई लेवल्स ऑफ एथिकल परफॉर्मेंस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एनकरेजिंग बिजनेस firms and their employee to behave ethically is to prevent harm to society, या फिर encouraging ethical behavior is to protect business from abuse by unethical employees or unethical competitors. And lastly, in importance of ethics, given that high ethical performance also protect the individual who work in the business, right? So accordingly, this sentence will be true. This sentence will be true. High ethical performance also protect the individual who work in the business, right? तो यहाँ पर हम 20 out of 20 मार्क्स इजीली एक्यूरेट कर दिए हैं विदाउट एनी टेंशन, राइट? सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। जिनने अच्छे से पढ़ाई किए होंगे वो आउट ऑफ मार्क ला सकते हैं लॉ एंड एथिक्स के अंदर। अगर 25 मार्क तुम्हारा ठीक हो जाएगा ना एमसीक्यू के अंदर, देन यू कैन गेट एग्जामिनेशन इजीली, राइट? 60+ मतलब इजीली मिल सकता है। और एक सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा 60+ आ जाएगा तो फिर वो ग्रुप तुम्हारा पास हो जाएगा। नाउ कम्स टू सेक्शन ए 1 नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? तो क्या है क्वेश्चन के अंदर? द क्रेडिटर सॉरी गलती कर दिया मैंने। द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड व्हाट? द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड व्हाट, राइट? तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, जो गारंटी दे रहा है वो क्या है? श्योरिटी है। जो गिव्स गारंटी, जो गारंटी दे रहा है वो श्योरिटी है, ये हम लोगों को पता है। एंड द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेप्टर। जिसके ऊपर गारंटी का डिफॉल्ट है वो है डेप्टर, ये हम लोगों को पता है। और ये कैन से प्रिंसिपल डेप्टर। एंड लास्टली द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। जिसको गारंटी दिया जाता है वो होता है क्रेडिटर, राइट? सो अकॉर्डिंगली इसका आंसर होना चाहिए द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड क्रेडिटर। मतलब जो पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, जिसको गारंटी दिया जाता है वो होता है क्रेडिटर, राइट? नाउ नेक्स्ट, ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री हैज डैश कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। इसका आंसर सबको पता है। ये पूरा बोल्ड लैंग्वेज में लिखा गया है आपका लॉ एंड एथिक्स के अंदर, फैक्ट्री एक्ट के अंदर, कि जो ऑक्यूपायर होते हैं, ऑक्यूपायर ऑफ ए फैक्ट्री हैज ऑलवेज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, राइट? द फैक्ट्री एक्ट स्टिपुलेट्स दैट एवरी फैक्ट्री मस्ट हैव एन ऑक्यूपायर। फैक्ट्री एक्ट के अंदर स्टिपुलेट किया गया है कि एवरी फैक्ट्री के अंदर एक ऑक्यूपायर होना चाहिए, जो कि डिफाइन किया गया है आपका सेक्शन 2N के अंदर, राइट? एज द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, राइट? सो अकॉर्डिंगली इसका आंसर होना चाहिए अल्टीमेट कंट्रोल। बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी the promoter has to select a dash for the company, right? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर एज पर एज माई नॉलेज इज कंसर्न नेम होना चाहिए। नेम वो इसलिए कि द कंपनी फाउंडर्स होते हैं, जो प्रोमोटर या फिर फाउंडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? शुड फर्स्ट अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ द कंपनी नेम। पहले कंपनी का नेम को रिजर्वेशन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा इन स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर। किसके अंदर? स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर, राइट? कंपनी के प्रमोटर जो होते हैं, प्रमोटर या फिर फाउंडर्स जो होते हैं, उन लोगों का फास्ट काम होता है कि नेम को रिजर्व करने का। बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी द प्रमोटर हैज टू सिलेक्ट ए नेम फॉर द कंपनी, राइट? तो इसका आंसर होना चाहिए नेम एज पर एज माई नॉलेज इज कंसर्न, राइट? नाउ
Next, notice of change of name shall be given to the registrar in form number 5 within dash days of complying with the requirement. Notice of change of name shall be given to the registrar in form number 5 within dash days of complying with the requirement. So इसका आंसर होना चाहिए 30 days. As far as my knowledge is concerned, इसका आंसर होना चाहिए 30 days, right? क्योंकि notice of change of name shall be given to the registrar in form number 5 within 30 days of complying with the requirement along with the required fee. Along with the required fee, the registrar, on being satisfied that the changed name is the one as reserved by him, shall issue a fresh certificate of incorporation in the new name, and the changed name shall be effective from the date of such certificate. राइट तो इसका आंसर होना चाहिए 30 days. 30 days. Notice of change of name shall be given to the registrar in form number 5 within 30 days of complying with the requirement. Now, last and most important, ethics are set of normal principles that guide a person's dash. ये क्या होना चाहिए बोलो? वेरी सिंपल. एथिक्स क्या होता है? ये मोरल प्रिंसिपल होता है, राइट, जो कि एक राइट और रॉन्ग को चूज करता है और स्पेशली ये पर्सन का बिहेवियर को कंट्रोल करता है. एथिक्स आर द सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड ए पर्सन्स बिहेवियर, राइट. तो इसका राइट आंसर होगा बिहेवियर. दिस मोरल्स आर शेप्ड बाय कैसे? सोशल नॉर्म्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस, राइट. एथिक्स रिफ्लेक्ट क्या ना? बिलीफ अबाउट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, what is just and what is unjust, what is good and what is bad in terms of human behavior. In terms of human behavior, they serve as a overall direction to direct how people should behave toward each other, understand and fulfill their obligation to society and live their lives happily. राइट तो इसका आंसर होना चाहिए बिहेवियर. एथिक्स आर सेट ऑफ नॉर्मल प्रिंसिपल्स दैट गाइड ए पर्सन बिहेवियर, राइट. तो इजीली हम लोग विद इन 30 मिनट्स के अंदर 25 मार्क्स ऑब्टेन कर दिए इन लॉ एंड एथिक्स, राइट. अगर 25 मार्क्स तुम्हारा इजीली आ जाएगा, मतलब विदाउट फेल, देन यू कैन इजीली ऑब्टेन 60+ मार्क्स इन पूरा एंटायर लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट, राइट. सो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल द लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस. सो नाउ फॉर दिस ऑल अबाउट लॉ एंड एथिक्स सेक्शन ए explanation. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.